हेलो फ्रेंड्स, तो ये BA सेकेंड ईयर के थर्ड सेम की हिंदी की कविता है। जो दूसरी कविता है जो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई है। तो इसमें इसके 3 कविताओं के दिए गए हैं। तो मैं पहले इसका जीवन परिचय कराऊंगी, या साहित्यिक परिचय भी बोल देते हैं इसको, क्योंकि ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है और ये इम्पोर्टेंट भी है। आपका 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो आपको ये करना है। तो मैं मोटा बता देती हूँ, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन आंसर डाल दूँगी सीधा इसका। अब वो आपके लिए व्याख्या नहीं डालूंगी, ठीक है। तो पहले जीवन परिचय से शुरू करते हैं। तो जो मैथिली शरण गुप्त है, इनका जन्म 1886 में हुआ था उत्तर प्रदेश के झांसी गांव में। जो झांसी है वो जिला है और गांव चीर गांव है। इनके पिता का नाम रामचरण गुप्त था, जो राम के भक्त थे। और इनकी जो माता है वो है सिरियो देवी, जो धार्मिक विचारों की महिलाएं थी। मतलब जो माता पिता की वैष्णव भक्ति के कारण ही जो मैथिली शरण गुप्त है वे भी राम के भगत के रूप में हमें आगे दिखाई देते, क्योंकि जब माँ बाप का है वो विप्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है, तो इस तरह उनके मन में भी जो राम के प्रति है वो भाव दिखते हैं भक्ति के। प्रारंभ में जो उनकी शिक्षा है वो उनका जो गांव था चीर गांव की पाठशाला में हुई थी। और उन्होंने घर में ही रहकर हिंदी, संस्कृत और बांग्ला साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया। उनकी काव्य प्रतिभा के विकास में उनके जो काव्य गुरु थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का मुख्य योगदान है। की रचना है भारत भारती, जो राष्ट्रवादी विचारों वाली एक रचना है। जिस रचना से प्रसिद्ध हुई तो वो रचना ये भारत भारती से जो मैथिली शरण गुप्त है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे, या फिर फेमस कह सकते हैं हम। तो इनकी रचना में है ना, राष्ट्र विचारों को देखकर ही महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। स्वतंत्रता के बाद ये 12 वर्षों तक राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे और भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया है। इनके पुरस्कार में आप लिख सकते हो इनको कौन सा पुरस्कार मिला है, तो पद्म भूषण। और इनकी 1966 में झांसी में इनका निधन हो गया। आपका इसका जीवन परिचय। तो अब हम पढ़ेंगे इनकी रचनाएं। तो जो मैथिली शरण गुप्त हैं, तो गुप्त जी ने हिंदी साहित्य में गद्य और पद्य दोनों विधाओं में लिखा है, लेकिन ये राष्ट्र कवि के रूप में बहुत ज़्यादा विख्यात हुए थे, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने ये उपाधि दी थी। तो इनके जो काव्य हैं वो हैं जयद्रथवध, भारत भारती, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, द्वापार, जय भारत, शकुंतला, प्लासिका, युद्ध, मेघनाथ वध, गुरुकुल और भी हैं। तो आप ये सारे पढ़ लेना, मैं सभी का नाम नहीं बता सकती क्योंकि वीडियो है वो लंबी हो जाएगी। नाटक में है तिलो तमन्ना, चंद्रहास, ऐनग। अब इनकी साहित्यिक विशेषताओं की बात करते हैं। तो जो ये इम्पोर्टेंट होता है किसी भी कवि के परिचय में, उसकी साहित्यिक विशेषताएं, उसके साहित्य की क्या विशेषताएं, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। तो ये तो आपका इम्पोर्टेंट है, पेपर में मेन चीज़ यही होती है जिससे आपको नंबर मिलते हैं। तो गुप्त जी की जो काव्य यात्रा की अवधि है वो 60 वर्षों की थी। इन्होंने इस दौरान काव्य ग्रंथों को लेकर हिंदी साहित्य को बहुत ज़्यादा समृद्ध किया। इनमें जो इन्होंने लिखा उसमें महाकाव्य, खंड काव्य, चंपू काव्य, ये लप्पू सचिन की समझ के मत करना, इस चंपू काव्य, मुक्तक काव्य, एकार्थ काव्य आदि सभी काव्यों की विधाएं हैं वो इसमें शामिल है। जो गुप्त जी के जो काव्य है उनमें राष्ट्रीयता, नारी उत्थान और समाज सुधार के बारे में जो बहुत सारी भावनाओं का समन्वय होता है, लेकिन सारी इकट्ठा मिलकर उभरती है। जो भारत भारती थी, जो इनकी रचना थी, वो राष्ट्रीय भावनाओं का एक फड़कता हुआ दस्तावेज था। मतलब कि उसमें बहुत ज़्यादा राष्ट्रीय भावनाओं की बातें थी। जो उन्होंने 1912 में इस ग्रंथ को प्राचीन भारत के अतीत का गौरवगान, वर्तमान भारत की दुर्दशा के माध्यम से स्वतंत्र जागरण और भावी भारत की समृद्धि की तस्वीर खींचकर अपनी राष्ट्रीय भावनाओं का परिचय दिया। इसी ग्रंथ के कारण है महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी है। ये मैंने दोबारा भी बता दिया आपको। अब इनके साहित्य की क्या क्या विशेषताएं हैं वो हम पढ़ते हैं।
तो पहली विशेषता है राष्ट्रीय भावना। जो मैथिली शरण गुप्त हैं इनकी जो रचना है वो राष्ट्रीय भाव जो ये कवि हैं वो राष्ट्रीय भावना के कवि हैं। भारत भारती इनकी प्रथम काव्य रचना है जिसमें राष्ट्रीय जो भावना का स्वर गूंजता है, क्योंकि ये उस समय के कवि है जब हमारा देश गुलाम था। मतलब कि राष्ट्रीय भावना उभर कर आती है इनके काव्यों में। इसमें कवि ने भारत के प्राचीन वैभव, प्राचीन जो हमारा भारत था उसकी वैभव की गाथा कहकर जो वर्तमान की जो भारत की जो स्थिति है उसके बारे में बताया है, और साथ ही इन्होंने भविष्य के बारे में भी कुछ आशाएं व्यक्त की है जिसमें ये कहते हैं कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। तो इस जो पंक्ति के द्वारा है कवि बहुत कुछ कह गए। जो किसान नामक इनके जो काव्य की रचना की थी उसमें इन्होंने किसानों की जो दयनीय स्थिति है, मतलब कि खराब स्थिति के बारे में वर्णन किया था। गुप्त जी देशभक्ति की भावना को व्यक्त करते हुए इस देश को भारत माता का मंदिर कहते हैं और सबके जो कल्याण के बारे में चाहते हैं। जो सेकंड पॉइंट है सामाजिक जागरण, मतलब कि समाज को जगाना। गुप्त जी के जो काव्य हैं उसमें हमें सामाजिक जागरण के भी स्वर सुनाई देते हैं, मतलब कि सामाजिक जागरण के बारे में भी पता चलता है। हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में, अछूतोद्वार, विधवा विवाह के आदि के संबंध में गुप्त जी ने है ना बहुत सारे जो ग्रंथ है वो लिखे हैं, और उनका जो लक्ष्य था काव्य मतलब कि साहित्य लिखने का, उसमें एक पॉइंट ये है कि वो समाज सुधार चाहते थे, तो समाज सुधार पर भी उन्होंने बल दिया है। तो वे कहते भी अगर आप ऐसे ये लिखना चाहते हैं तो और अच्छा पॉइंट का इम्प्रेशन पड़ता है। जिन्हें समाज नीच कहता है पर है ये भी इन्हें समाज नीच कहता है पर है ये भी तो प्राणी, इनमें भी मन और भाव है किंतु नहीं है वैसी वाणी। जो गुप्त जी की रचनाओं में हमें राजनीतिक विचारों का भी पता चलता है। वे जो प्रजातंत्र के समर्थक थे, कट्टर समर्थक थे, और वे मानवतावाद के समर्थक थे कि मनुष्य को एक दूसरे के लिए अच्छा सोचना चाहिए, मानवतावाद होना चाहिए। तो जो बक्संगार उनकी काव्य रचना थी उसमें उन्होंने प्रजातंत्र के बारे में बहुत कुछ कहा है। यहाँ भी है जो इस तरह, राजा प्रजा का पात्र है, वह एक प्रतिनिधि मात्र है, यदि वह प्रजा पालक नहीं तो प्रजातः है। हम दूसरा राजा चुनेंगे और जो सब तरह सबकी सुने, कारण प्रजा का ही असल में राज्य है। तो इसमें जो कवि है वो कहना चाहता है कि जो राजा है जो हमारे ऊपर शासन करेगा उसे चुनने का अधिकार जनता को है। अगर वो अच्छे से काम नहीं करता तो जनता दूसरे को चुनेगी, क्योंकि जो राज्य है वो प्रजा का ना कि राजा का। जो राजा है वो सिर्फ प्रतिनिधि है जनता का। थर्ड पॉइंट है नारी भावना, जो मैथिली शरण गुप्त के काव्य में हमें मिलती है कि वो नारी के प्रति हमेशा श्रद्धा का भाव रखते हैं। जो साकेत जो उनकी काव्य रचना थी उसमें उर्मिला जो लक्ष्मण की पत्नी थी उन्होंने उसके बारे में भी लिखा है कि वो त्याग की मूर्ति है, और जो उर्मिला को नायिका बनाया, नायिका मतलब हीरोइन। साकेत जो काव्य है उसमें उर्मिला है वो नायिका की भूमिका निभाती हैं। मैथिली शरण गुप्त ने है इस रचना में जो उर्मिला है उसके नारी की रमणीय रूप और पत्नी रूप दोनों का ही प्रभावी वर्णन किया है। उन्होंने इसी काव्य में जो कैकेयी है उसकी भी व्यथा का वर्णन किया है, और जो यशोधरा नामक जो उनका चंपू काव्य था उसमें यशोधरा की व्यथा का उद्घाटन किया है। यशोदा की जो भावनाएं हैं वो बताई है। जो यशोदा है वो जो महात्मा गौतम बुद्ध हैं उनकी पत्नी है, तो उस यशोधरा के बारे में भी मैथिली शरण गुप्त ने एक पूरा काव्य लिखा है, तो उसमें यशोधरा की व्यथा के बारे में बताती हैं। साथ में गुप्त जी हैं जो मैथिली शरण गुप्त है उन्होंने नारी भावना में भारतीय सभ्यता और संस्कृति के सर्वथा अनुकूल थे। तो उन्होंने एक पंक्ति भी कहा था, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। और उर्मिला के त्याग से लक्ष्मण की तपस्या फलीभूत हुई, और यशोधरा के त्याग से ही गौतम बुद्ध को है सिद्धि मिली।
इसमें जो कवि है वो कहना चाहता है कि अगर उर्मिला है वो घर पे रही थी जब लक्ष्मण जी बाहर गए थे, तो इसी कारण जो उनकी तपस्या है वो सफल हुई, और यशोधरा का जब त्याग कर दिया था, इसी कारण जो गौतम बुद्ध है उनको सिद्धि प्राप्त हुई। अगर यशोदा अड़ जाती और त्याग नहीं हो पाता तो वो सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाते। अतः जो मैथिली शरण गुप्त है उनके काव्य में हमेशा स्त्रियों के प्रति सम्मान और श्रद्धा की भावना मिलती है। तो फोर्थ पॉइंट है प्रकृति चित्रण। जो मैथिली शरण गुप्त है उनके काव्य में प्रकृति का चित्रण किया होता है। वो छायावादी कवियों की भांति जो प्रकृति का है वो बहुत थोड़ा सचित्रण नहीं किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा चित्रण किया है। उन्होंने अनेक श्लोक की प्रकृति का ऐसा वर्णन किया है कि जब हम उस जो पहरे को या पंक्ति को पढ़ते हैं तो हमारे सामने जो वो चरित्र है ऐसे जीवित हो उठता है। हमें लगता है जैसे रियल में हमारी आंखों के सामने वो घटना घटी हुई हो। जो गुप्त जी के प्रकृति वर्णन के अनेकों रूप मिलते हैं। प्रकृति का आलंबन, उद्दीपन, मानवीयकरण, रूपण, उपदेशिका रूप, अलंकार, योजना रूप, प्रतीकात्मक आदि अनुरूप के चित्रण मिलते हैं। जो एक जो पंक्ति है वो मैं बताती हूँ। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता उनके सदा सवेरा होने पर। तो इसमें हम जब पंक्ति पढ़ तो हमारे जो भाव है वो हमें बिल्कुल, जो चित्रण है वो बिल्कुल सजीव दिखता है। हम ऐसे कल्पना करने लग जाते हैं कि जो कवि ने ये बात कही है। तो इस तरह प्रकृति का चित्रण है मैथिली शरण गुप्त बहुत अच्छी तरीके से करना जानते हैं। पांचवा पॉइंट है भक्ति भावना। जो मैथिली शरण गुप्त है का जन्म एक वैष्णव परिवार में हुआ था और वे श्री राम के सच्चे भक्त थे। राम के चरित्र पर उनका विचार भी था कि जो राम के चरित्र पर जो भी लिखने बैठेगा वो निश्चय ही कवि बन जाएगा। उन्होंने इस तरह अपनी जो भावना को व्यक्त करते हुए कहा भी है, राम तुम्हारा चित्र स्वयं ही काव्य, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य। गुप्त जी हैं वो राम को कृष्ण का मित्र मानते हैं और वे धनुष बाण से युक्त जो राम की मूर्ति है उसकी पूजा करते हैं। राम के भक्त होते हुए भी गुप्त जी एक उदारवादी कवि है। उन्होंने द्वापर में कृष्ण के गुणों का गान किया है, अगनद और यशोधरा में गौतम बुद्ध के गुणों का, काबा और करबला में हसन और हुसैन के त्याग पर प्रकाश डाला है। तो इसी तरह उन्होंने साथ साथ में मानवतावादी दृष्टिकोण को नहीं बुलाया, मानवतावादी दृष्टिकोण के समर्थक थे। सिक्स्थ पॉइंट है गांधीवादी विचारधारा। जो गुप्त जी है एक गांधीवादी विचारक थे। उनके जो रचनाओं में है गांधी के असंख्य मतलब कि बहुत सारे सिद्धांत हमें मिलते हैं, जैसे मानवतावाद, अछूतवाद की भावना, सत्याग्रह, अहिंसा आदि से संबंधित अनेक सिद्धांत है वो उनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। साथ में उनके जो काव्य हैं उसमें उनको समाज में जो निम्न जाति के लोग हैं उनको भी बराबर सम्मान मिलना चाहिए समाज में, ये भी हमें देखने को मिलता है कि उनके। सातवां पॉइंट है समन्वय की भावना। जो गुप्त जी है वो एक सामान्यवादी कवि है। वे ना तो हिंदू के कट्टर समर्थक है, न ही दूसरे धर्म को है। वो संकीर्ण भावनाएं छोटे भावना से देखते हैं। उन्होंने राम भक्ति पर आधारित साकेत नामक महाकाव्य की रचना की। तो कृष्ण भक्ति में उन्होंने द्वापर की रचना की। काबा और करबला में वे इस्लाम धर्म का प्रचार करते हैं और गुरुकुल नामक रचना में वे सिख धर्म के सिद्धांतों का प्रकाश डालते हैं। इस तरह गुप्त जी हिंदू मुस्लिम के बीच भेद को अनावश्यक मानते हैं कि भेद है वो हमने खुद ने बनाया मनमुटाव के कारण या राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के कारण, और मानवतावादी दृष्टिकोण का भी प्रतिपादित करते हैं। जिस तरह उन्होंने कुछ पंक्तियों में कहा है, राम रहीम बुद्धा ईसाई का सुलभ एक साथ ध्यान यहाँ। रस योजना। जो गुप्त जी के काव्य में अनेक रसों का वर्णन मिलता है। जो इनका जो काव्य है उनमें श्रृंगार
श्रृंगार जो रस है उसका सरस वर्णन मिलता है। साकेत में वियोग श्रृंगार का वर्णन मिलता है, जो बिल्कुल सफल, बिल्कुल उन्होंने जो वर्णन किया हो बिल्कुल ही अच्छे से किया है, बिल्कुल सफल वर्णन किया है। यशोधरा में उन्होंने वियोग श्रृंगार के अनेकों उदाहरण मिलते हैं। देश प्रेम से पूर्ण रचनाओं में उन्होंने वीर रस का यूज़ किया है और किसान नामक कविता में करुण रस का प्रयोग किया है। और जो जय भारत में भयानक रस और जो झनकार जो काव्य है उसमें शांत रस के उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं। तो इस तरह जो रसों का जो प्रयोग है वो मैथिली शरण गुप्त जी बहुत अच्छी तरीके से अपने काव्य में करते हैं और हमें देखने को भी मिलता है। अब इसका लास्ट पार्ट आ गया। अब आ गया भाषा शैली। जो गुप्त जी ने अपने जो काव्यों की जो रचना की है वो खड़ी बोली में की है। इनकी भाषा सरल सहज है। भाषा में तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। जो इन्होंने अपने काव्यों में मानव जीवन की प्राय सभी अवस्थाओं का वर्णन होने के कारण इनकी रचनाओं में सभी रसों का वर्णन किया गया है। प्रसाद गुण इनकी भाषा की विशेषता है। इन्होंने अलंकारों का भी अपने काव्य में बहुत अच्छा प्रयोग किया है। अन्यास में अनुप्रास, पदमेत्री, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास आदि अलंकारों का जो प्रयोग है वो इनके जो काव्य में है वो सर्वत्र रहा है। छंद की दृष्टि से भी इन्होंने प्राय सरल छंदों का प्रयोग किया है अपने काव्य में, जैसे रोला गीतिका, हरि गीतिका, सार, उल्ला तथा छप्या आदि जो हैं वो इनके प्रिय छंद हैं। इन्होंने इन जो छंद का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया है। इनकी जो भाषा है वो दृश्य प्रधान है। अतः जब इनकी भाषा में दृश्य बिंब का खुलकर प्रयोग किया गया है, मतलब कि जब भी हम इनकी भाषा पढ़ते हैं तो जो चित्र है वो हमारे मस्तिष्क में सजीव हो उठते हैं, मतलब हम कल्पना करने लग जाते हैं। इनकी जो शैली है वो वर्णनात्मक शैली है। अन्य शैलियों का भी इनकी भाषा में यथास्थान प्रयोग किया गया है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि द्विवेदी युग के कवियों में भाव कला दोनों ही दृष्टियों से गुप्त जी का स्थान है वो अन्यतम है। तो अब आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी क्वेश्चन आंसर की।